मौत के खेल से बचने और ग्रैंड प्राइज जीतने के बाद गीहुन अपना जीवन उन लोगों का बदला लेने के लिए समर्पित करता है जो उसकी तरह भाग्यशाली नहीं थे। भर्ती करने वाले व्यक्ति को खोजने की कोशिश में गीहुन को पता चलता है कि उसके कान के पीछे एक चिप लगाई गई है। वह एक चाकू की मदद से इसे हटा देता है ताकि राउंड 6 के लोग उस पर नजर न रख सकें। 1 साल बाद जॉन हो कोमा से जागता है, जिसमें वह अपने भाई इन हो द्वारा हमले के बाद चला गया था। होश में आने पर उसका सबसे पहला ख्याल अपने सबसे बड़े दुश्मन इन हो का नाम होता है। 2 साल बाद जॉन हो ट्रैफिक ऑफिसर बनने का फैसला करता है, क्योंकि उसके खेलों के बारे में की गई शिकायत को सबूतों की कमी के कारण उसके सीनियर ऑफिसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। इस बीच गीहुन अपने अपार्टमेंट में छिपकर रहता है और भर्ती करने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए एजेंट्स भेजता है। हालांकि इतने समय बाद भी उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए गीहुन खुद खोज को आगे बढ़ाने का फैसला करता है और इस कोशिश में अपनी सारी दौलत खर्च करने से भी नहीं झिझकता। गीहुन 1 अरब वोन के इनाम का ऐलान करता है जो भी भर्ती करने वाले का पता लगाएगा। इस इनाम को पाने के लिए मिस्टर किम और उनकी टीम अपनी खोज तेज कर देते हैं। कुछ हफ्तों बाद किम और वू सॉक मेट्रो में एक आदमी को देखते हैं जो गीहुन द्वारा बताई गई एक गेम खेल रहा होता है। वे तुरंत उसका पीछा करते हैं और गीहुन को उसकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं। शहर में उसका पीछा करते हुए दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गीहुन के आने का इंतजार करने का वक्त नहीं है। जब वह आदमी एक सुनसान गली में जाता है तो वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लड़ाई वो दोनों हार जाते हैं। उसके बाद वह आदमी दोनों को पकड़कर एक खाली कमरे में ले जाता है और रोक सीजर गेम खेलने का फैसला करता है। हारने वाले के सिर पर गोली चलाई जाएगी। हालांकि खेल के दौरान वह पागल व्यक्ति रिवॉल्वर में 4 और गोलियां डाल देता है, जिससे अगले हारने वाले के बचने की संभावना कम हो जाती है। मिस्टर किम के मरने के बाद भर्तीकर्ता वू सोक से पूछताछ करने का प्रयास करता है कि किसने उसे भेजा है। उसके बाद गीहुन अपने घर लौटता है और देखता है कि वही भर्तीकर्ता उसका इंतजार कर रहा है। 2 साल से जिसकी खोज में गीहुन भटक रहा था, उससे सामना होने पर वह पूछता है कि उसके बॉस को कैसे ढूंढा जाए। भर्तीकर्ता उसे एक गेम और खेलने को कहता है। खेल में केवल 1 गोली होती है और दोनों बारी बारी से ट्रिगर दबाते हैं। आखिर में भर्तीकर्ता अपने ही खेल का शिकार बन जाता है और मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर जॉन हो, जो बाहर नजर रख रहा था, गीहुन के अपार्टमेंट में घुसता है और उसे हाथ ऊपर करने का आदेश देता है। गीहुन भर्तीकर्ता की जेब से एक कार्ड निकालता है और उसे उस आदमी को मारने के संदेह में गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि इससे पहले कि वह हथकड़ी लगाई जाए, वू सोक आता है और फायर बोतल से पुलिस वाले के सिर पर वार करता है। जॉन हो को बाथटब में बांधने के बाद जॉन हो बताता है कि वह राउंड 6 में अपने भाई को खोजने के लिए गुस्सा था। ये सुनकर गीहुन अपने असली मकसद का खुलासा करता है और वादा करता है कि वह इस खेल को अंजाम देने वाले पागल व्यक्ति को ढूंढेगा और इसे हमेशा के लिए खत्म करेगा। जॉन हो उससे मदद करने का वादा करता है और दोनों एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। उस रात गीहुन अपने हथियारों का रूम दिखाता है और बताता है कि उसने अपने घर में एक शूटिंग रेंज तैयार की है। जॉन हो और वू सॉक की मदद से गीहुन एक टीम तैयार करता है जो उसे 31 अक्टूबर की रात उस द्वीप पर ले जाएगी जहां राउंड 6 का अगला सीजन शुरू होने वाला है। गीहुन हैलोवीन पार्टी में घुसकर एक लाल कपड़े पहने आदमी का पीछा करता है। वू सोक पर एक नकाबपोश आदमी द्वारा हमला किया जाता है। क्लब से निकलने के बाद गीहुन एक सफेद कार में बैठता है और जॉन हो अपने लोगों को वाहन का पीछा करने का आदेश देता है। सफर के दौरान गीहुन लाउडस्पीकर पे लीडर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति से बात करता है। वह उसे खेल खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आयोजक कहता है कि सभी खिलाड़ी अपनी मर्जी से भाग लेते हैं। लीडर कहता है कि जो खिलाड़ी खेल में हारते हैं वे समाज के लिए कचरा हैं और उन्हें हटाना जरूरी है। पीछा करते समय गीहुन के साथियों की गाड़ियों के टायर फट जाते हैं और वे कार का पीछा करने में नाकाम हो जाते हैं। यह सुनकर गीहुन अकेला आगे बढ़ता है और खेल में फिर से भाग लेने की परमिशन मांगता है, यह जानते हुए कि स्पॉन्सर एक बार के विजेता को फिर से पार्टिसिपेट करते देखना पसंद करेंगे। लीडर गीहुन की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है और कहता है कि अब वह उसे द्वीप पर ले जाएगा। जैसे ही उसका साथी पकड़ लिया जाता है, जॉन हो प्लान बी शुरू करने का फैसला करता है और अपनी टीम के साथ नाव लेकर द्वीप की ओर रवाना होता है। जब गीहुन जागता है तो उसे एहसास होता है कि वह उसी डॉर्मेट्री में है जहां उसने 3 साल पहले अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन बिताए थे और एक बार फिर वह खिलाड़ी नंबर 456 है। उसके बाद लाल कपड़े पहने लोग आते हैं और बताते हैं कि खेल कैसे काम करेगा। वे कहते हैं कि हर बार जब कोई खिलाड़ी बाहर होगा
तो इनाम की राशि बढ़ेगी और एक बड़े से बोतल में जमा की जाएगी। कुल मिलाकर 6 खेल होंगे और लास्ट खेल के विनर को 45.6 अरब वोन की पूरी राशि जित में मिल जाएगी। मुखौटा पहने आदमी के अनुसार इस बार खेल में एक नया नियम जोड़ा गया है। हर राउंड के अंत में खेलने वाला व्यक्ति वोटिंग कर सकते हैं कि वे गेम खेलना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं। अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो खेल एंड करके बाकी सारे खेल रद्द कर दिया जाएगा और अब तक जमा हुई राशि को सभी में समान रूप से बांट दिया जाएगा। सभी नियमों की घोषणा करने के बाद ऑफिसर सभी को खेल छोड़ने और घर जाने का मौका देते हैं। हालांकि कोई भी घर नहीं जाना चाहता, इसलिए उन्हें अगले लेवल में जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। पहले गेम में जाते समय गीहुन को पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त युंगबी भी इन खेलों में शामिल है। वह उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके पास ही रहे। जब वह पहला गेम खेलने जाता है तो गीहुन अन्य खिलाड़ियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि वो भी हिलेगा उसे गोली मारी जाएगी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर भी वह अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य खिलाड़ियों को बता देता है और उसकी मदद से कई खिलाड़ी आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं। हालांकि खेल के दौरान एक खिलाड़ी अपने गले पर बैठी मधुमक्खी को हटाने के लिए हिल जाती है और सिर पर गोली मार दी जाती है। इस घटना से कई अन्य खिलाड़ी घबरा जाते हैं। गीहुन के साफ बताने के बावजूद कुछ लोग डर से भागने की कोशिश करते हैं और गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। जितने अधिक लोग उस रेड लाइन को पार करेंगे वो बच जाएगा। गीहुन उन्हें लाइन में खड़ा होने का कहता है ताकि गुड़िया की आंखों में लगे सेंसर उनके पीछे खड़े लोगों की हरकतों का पता न लगा सकें। इस प्लानिंग के कारण हर राउंड में कम से कम लोग मारे जाते हैं और बहुत खिलाड़ी रेल लाइन पार कर लेते हैं। लाइन पार करने के बाद गीहुन देखता है कि एक खिलाड़ी घायल है। वह उसे इस लेवल को पूरा करने में मदद करने के लिए वापस जाता है। एक युवा महिला खिलाड़ी की मदद से वह घायल आदमी को बचाने की कोशिश करता है। लाइन पार करने के बाद भी बाहर हो जाता है। जब बचे हुए लोग डॉर्मेट्री में पहुंचते हैं तो लाल कपड़े पहने ऑफिसर आते हैं और घोषणा करते हैं कि 456 खिलाड़ियों में से 91 बाहर हो गए हैं। वे 365 खिलाड़ियों को बधाई देते हैं जिन्होंने पहला खेल पूरा किया। ये सुनने के बाद कुछ खिलाड़ी अपनी जान की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि वे खेल छोड़ना चाहते हैं। इस पर ऑफिसर बताता है कि प्राइज मनी 9.1 मिलियन वोन का है। अगर खिलाड़ी उसी समय खेल छोड़ने का फैसला करते हैं तो वे पैसे को समान रूप से बांट सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद ऑफिसर खेल बंद करने के लिए वोटिंग शुरू करता है। खिलाड़ी इस बात पर बंट जाते हैं कि क्या करना है। मतदान खिलाड़ी नंबर के आधार पर घटते क्रम में होता है और खिलाड़ी नंबर 1 आखिरी वोट करता है। गीहुन की बदकिस्मती से खिलाड़ी नंबर 1 खेल जारी रखने का फैसला करता है। कोई नहीं जानता कि वह व्यक्ति खुद राउंड 6 का आयोजक है जो खिलाड़ियों के बीच छुपकर खेल के अगले लेवल के लिए बढ़ना चाहता है। अगले खेल में बढ़त हासिल करने के लिए कुछ खिलाड़ी गीहुन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है। गीहुन उन्हें अगले खेल का एक हिंट देता है और बताता है कि उन्हें चीनी से बनी आकृतियों को सावधानी से निकालना होगा। गीहुन का कहना है कि त्रिकोण चुनना इस खेल को जीतने के लिए सबसे अच्छी रणनीति है, लेकिन जब वह डिब्बा खोलता है तो उसे एक पिरामिड के आकार का डिजाइन मिलता है जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। सौभाग्य से यह भयानक अनुभव सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि असली खेल शुरू होने वाला है। खेल के स्थान पर पहुंचने पर खिलाड़ी देखते हैं कि चुनौती बदल गई है। अब यह चीनी की आकृतियों का खेल नहीं है। अचानक एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो खिलाड़ियों से कहती है कि वे 5 लोगों के समूह में बंट जाएं और उन्हें यह निर्णय लेने के लिए केवल 10 मिनट मिलेंगे। सभी टीमों के बनने के बाद मॉडरेटर खेल का नाम घोषित करती है जिसे 6 लेग्स कहा जाता है। पूरी टीम की टांगों को एक साथ बांधकर शुरुआत की जाएगी और हर 10 मीटर पर टीम का एक सदस्य एक मिनी गेम खेलेगा। लक्ष्य है जीत हासिल करना। टीम के मेंबर यह तय करने के बाद कि कौन कौन से गेम खेलेगा, पहली टीम चुनौती शुरू करती है। जो टीमें समय पर सभी राउंड पूरे नहीं कर पाती वे डरावने तरीके से बाहर कर दी जाती हैं। जैसे ही अगले ग्रुपों को जगह देने के लिए डेड बॉडी हटाए जा रहे होते हैं, कुछ अधिकारियों को पता चलता है कि एक खिलाड़ी अभी भी जिंदा है। वे उसके ताबूत को निशान लगा देते हैं ताकि उसके अंग बाद में निकाले जा सकें। यह देखकर नोएल हस्तक्षेप करती है और अपने साथी को ताबूत खोलने का आदेश देती है। फिर वह पीड़ित के सिर और दिल में गोली मारती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह आदमी वास्तव में खत्म हो गया है और उसके अंगों का व्यापार नहीं होगा। पहली टीम की असफलता से सबक लेकर यंगू और उसके सहयोगी खेल को तेजी से पूरा करने की रणनीति बनाते हैं। अंतिम खेल के दौरान एक खिलाड़ी डर से घबरा जाती है। यंगू उसे थप्पड़ मारता है
और एक आखिरी कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रयास की बदौलत टीम आखिरी सेकंड में खुद को बचाने में सफल हो जाती है और अपनी जीत का जश्न मनाती है। अगले राउंड्स में विजेता टीमें उन खिलाड़ियों के बाहर होने से पूरी तरह इमोशनल हो चुकी होती हैं जिन्होंने खेल पूरा नहीं किया। वे खुशी खुशी डॉर्मेट्री लौटते हैं, भले ही उन्हें पता होता है कि कई लोग ताबूतों में वहां से ले जाए गए हैं। अंत में केवल 2 ग्रुप खेल खत्म करने के लिए बचे होते हैं और गीहुन की टीम उनमें से एक होती है। पहला राउंड जुनहो आसानी से पूरा करता है और बाकी 2 खिलाड़ी भी अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब यंगू की बारी आती है तो वह टीम को जानबूझकर देर कराने की कोशिश करता है। आखिरी पल में वह चुनौती को पूरा कर देता है और गीहुन शानदार तरीके से मैच खत्म करता है। खेल के अंत में जब कुछ लोग अपने कमरे में लौटते हैं तब नोएल पर 2 लोग हमला करते हैं। वे उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने अंगों के व्यापार में फिर से बाधा डाली तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जब सभी बचे हुए खिलाड़ी डॉर्मेट्री में इकट्ठा होते हैं तो मुखौटा पहने आदमी आता है और दूसरे खेल का परिणाम घोषित करता है। वह बताता है कि अब केवल 255 खिलाड़ी बचे हैं। यह जानकारी देने के बाद वह एक नया वोटिंग शुरू करता है और कहता है कि खेल को रोकने या जारी रखने का निर्णय खिलाड़ियों पर निर्भर करता है। इस बार यंगिल सबसे पहले वोट करता है और अपनी टीम के साथ किए गए समझौते को पूरा करता है। हालांकि इतने लोगों के बाहर होने के बाद भी अधिकांश खिलाड़ी खेल जारी रखने का फैसला करते हैं क्योंकि वे सभी कर्ज में डूबे हुए हैं। लोगों की प्राइज मनी बढ़ाने की बेताबी देखकर गीहुन अपनी टीम से कहता है कि वे बिस्तरों के नीचे सोएं क्योंकि उसे लगता है कि खिलाड़ी रात में हमले की योजना बना सकते हैं। इस खेल में भी अगर खिलाड़ी एक दूसरे को खत्म कर देते हैं तो प्राइज मनी बढ़ जाती है। साइहुन कहता है कि उनके सहयोगी रात को बारी बारी से पहरा देंगे। आधी रात में जनहे और 2 अन्य महिलाओं को बाथरूम जाने के लिए परमिशन दी जाती है। एक लड़की को गर्भवती देखकर श्रीमती जंग जनहे से कहती हैं कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उन्हें बताए। कुछ मिनट बाद बूढ़ी महिला देखती है कि जनहे बाथरूम में काफी देर से है और उसकी स्थिति जानने के लिए केबिन में जाती है। इस मोमेंट पर लड़की रोने लगती है और बताती है कि वह बहुत डरी हुई है। वह इस खेल में शामिल होने पर पछताती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि वह अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रही है तो वह कभी यहाँ नहीं आती। लड़की की हालत देखकर श्रीमती जंग उसे गले लगाती है और वादा करती है कि वो और उसके बच्चे के साथ दोनों इस द्वीप से सुरक्षित निकलेंगे। अगली सुबह खिलाड़ी तेज संगीत से जागते हैं और पता चलता है कि तीसरा खेल शुरू होने वाला है। अगली चुनौती के लिए खिलाड़ियों को घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ना होगा और बताई की गई संख्या के अनुसार टीम बनानी होगी। पहली चुनौती में उन्हें 10 लोगों की टीम बनानी होती है। ऐसा करने के बाद खिलाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर दौड़कर पहुंचना होता है। जो लोग समय समाप्त होने के बाद बूथ्स के अंदर होते हैं वे सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन जो लोग किसी भी समूह में शामिल नहीं हो पाते उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। अगले राउंड में खिलाड़ियों को 4 लोगों की टीम में बंटना होता है। क्योंकि बूथ्स सीमित हैं, बड़ी संख्या में लोग खेल से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद नियम बदलते हैं और खिलाड़ियों को 3-3 के समूह में बांटा जाता है। एक बार फिर जो बूथ्स के बाहर होते हैं वे बाहर कर दिए जाते हैं। खेल तब तक चलता है जब तक केवल 126 लोग बचते हैं। मॉडरेटर घोषणा करता है कि फाइनल राउंड शुरू हो रहा है। इस राउंड में खिलाड़ियों को कपल में बंटना होगा। क्योंकि केवल 50 केबिन उपलब्ध हैं, केवल 100 लोग बचेंगे। लेकिन जब यंगिल अपने साथी के साथ केबिन में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि अंदर एक व्यक्ति पहले से है। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने हाथों से खिलाड़ी 343 को खत्म कर देता है। जब 100 बचे हुए लोग डॉर्मेटरी लौटते हैं तब जुनहो और उनकी टीम रहस्यमय द्वीप की खोज जारी रखती है जहां राउंड 6 के खिलाड़ियों को ले जाया गया था। आखिरी खेल के बाद गीहुन की मुख्य चिंता यह है कि पिछले राउंड में जो खिलाड़ी खेल जारी रखने के पक्ष में वोट कर चुके थे उन्हें अगले लेवल से पहले इस विवाद को समाप्त करने के लिए राजी करना है। हालांकि क्योंकि किसी भी तरह का हस्तक्षेप सख्ती से मना है, गीहुन और उसके दोस्त केवल वोटों की गिनती कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि लोग समझदारी दिखाएं और अधिक लोगों के बाहर होने से पहले खेल छोड़ दें। वोट के अंत में स्कोर बराबर रहता है और मुखौटा पहने आदमी घोषणा करता है कि अगले दिन एक नया वोट होगा ताकि सभी को सोचने का समय मिल सके। डिनर के दौरान दोनों समूह डॉर्मेट्री के विपरीत किनारों पर बैठते हैं और दूसरे टीम के किसी सदस्य को अपनी तरफ खींचने की रणनीति बनाने लगते हैं।
खराब खाने से परेशान श्रीमती जंग और उनका बेटा वादा करते हैं कि अगर वे स्थिति को पलटने में सफल होते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं तो अगले दिन वे सभी को एक अच्छा डिनर दिलाएंगे। बढ़ते तनाव के कारण खिलाड़ी आपस में बहस करने लगते हैं और जल्द ही माहौल गर्म हो जाता है। बाद में जब मेयू बाथरूम जाता है तो उसके पुराने ग्रुप के मेंबर उसे ब्लू सर्कल के पक्ष में वोट करने के लिए धमकाते हैं ताकि वे एक और राउंड में हिस्सा ले सकें। उसे मनाने के लिए मंगी बताता है कि उसने एक पुल की चोटी पर चढ़कर अपनी जान देने की कोशिश की थी। तभी एक रिक्रूटर ने उसे एक कार्ड दिया। तब से मंगी मानता है कि उसे इस खेल में भगवान ने भेजा है और वह बड़ा विजेता बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब मंगी मेयू पर दबाव डाल रहा होता है तो डी हो बाकी खिलाड़ियों को बुलाता है जिन्होंने एक्स दबाया था और वे सब मंगी का सामना करने आते हैं। बहस के दौरान मंगी ब्लू सर्कल वाले खिलाड़ियों का साथ देता है और अपने विरोधियों को चिढ़ाने लगता है। कुछ ही मिनटों में बहस लड़ाई में बदल जाती है। मंगी डी हो पर आक्रमण करता है और आखिरी पल में डी हो एक कांटे का इस्तेमाल करके मंगी के गले पर वार करता है और फिर उसे उसकी गर्दन में घोंप देता है। किसी की जान लेने से डरा हुआ डी हो बाथरूम के एक बूथ में छिप जाता है जबकि बाहर लड़ाई जारी रहती है। बाथरूम के अंदर खिलाड़ी एक दूसरे को खत्म कर रहे होते हैं लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स कुछ नहीं करते क्योंकि खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की उन्हें परमिशन नहीं है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब सभी डॉर्मेटरी लौटते हैं तो मॉडरेटर खत्म हो चुके खिलाड़ियों की गिनती करता है और यह भी बताता है कि खिलाड़ी कम होने के कारण प्राइज मनी में बढ़ोतरी हुई है। उस रात एक तूफान के दौरान पार्क, वह कप्तान जिसने जुनहो को द्वीप खोजने में मदद करने के लिए अपनी नाव दी थी, ड्रोन को नष्ट करने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है जिसे पुलिस और उनकी टीम ने खोज के लिए उपयोग किया था। जब टीम के मेंबर उसे रोकते हैं तो कप्तान खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है लेकिन जब उसकी बातें उन्हें नहीं समझ आती तो वह एक चाकू से हमला करता है और एक आदमी को समुद्र में धकेल देता है। जल्द ही वो वहां पहुंचता है और लगभग उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। तब कप्तान कहता है कि उसने सिर्फ शोर सुना और जांचने आया लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। बाथरूम में हुई लड़ाई में कुल 5 लोग खत्म हो जाते हैं जिनमें से 3 खेल जारी रखने के लिए वोट करने वाले ग्रुप के मेंबर थे। इसका मतलब है कि अब गीहुन के ग्रुप के पास वोटों में बढ़त है। यह जानकर गीहुन को अंदाजा होता है कि जब लाइट्स बंद होंगी तो विरोधी ग्रुप हमला करेगा। अपनी टीम के अन्य मेंबर्स को खत्म होने से बचाने के लिए यंगिल सुझाव देता है कि वे पहले हमला करें। हालांकि गीहुन एक नई योजना पेश करता है और कहता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें उस नेता को खत्म करना होगा जो इस हमले की योजना बना रहा है। अपने साथियों को राजी करने के बाद गीहुन कहता है कि उन्हें लड़ाई के दौरान गार्ड्स की बंदूकें चुरानी होंगी। जब लाइट्स बंद होती हैं, गीहुन और उसके दोस्त बिस्तरों के नीचे छिप जाते हैं। उनके दुश्मन जब दूसरे ग्रुप पर हमला करते हैं तो वे चुपचाप इंतजार करते हैं कि लड़ाई खत्म हो। लड़ाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद हथियार बंद सैनिकों का एक ग्रुप डॉर्मेट्री में प्रवेश करता है और स्थिति को शांत करता है। लड़ाई खत्म होने के बाद गार्ड्स खिलाड़ियों की पहचान करने की कोशिश करते हैं जो खत्म हो चुके हैं। इसी समय गीहुन की टीम अपनी योजना के तहत गार्ड्स की बंदूकें चुरा लेती है। इसके बाद एक नई लड़ाई शुरू होती है और लाल वर्दी वाले सैनिक अपनी ही बंदूकों से खत्म हो जाते हैं। गीहुन अपने साथियों की मदद से लगभग सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है और जो गार्ड बच जाते हैं वे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब उनके पास बंदूकें हैं, खिलाड़ी सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर देते हैं। गीहुन विरोधी ग्रुप के मेंबरों को अपनी टीम में शामिल होने और बॉस को हराने पे अपने मिशन में साथ देने के लिए कहता है। कैद किए गए सिपाही को बंधक बनाकर जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, कुछ गार्ड गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलीबारी के दौरान सैनिक खत्म हो जाते हैं और टीम मिशन जारी रखती है। हालांकि जब वे कंट्रोल रूम के करीब पहुंचते हैं तो अन्य गार्ड फिर से हमला करते हैं। नई गोलीबारी में वह सैनिक जिसे बंधक बनाया गया था खत्म हो जाता है। गार्ड्स को खत्म करने में लगे अपने साथियों के बीच गीहुन और युंग भी छिपते हुए मास्क का उपयोग करके उस दरवाजे को खोलते हैं। रास्ते में कुछ दुश्मनों को खत्म करने के बाद विद्रोह का कमांडर रेडियो के माध्यम से मदद की मांग करता है और यंगिल उससे मिलने जाता है। जब गीहुन को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो रही हैं, वह आगे बढ़ने का फैसला करता है और सिपाहियों की लाशों के पीछे छिपकर उनकी जेब से गोलियां चुरा लेता है। जब उसके साथी गोलीबारी में फंस जाते हैं, डीहो डॉर्मेट्री में वापस जाता है ताकि और गोला बारूद ला सके। सभी उपलब्ध गोलियां इकट्ठा करने के बाद वह लड़ाई में लौटने की तैयारी करता है, लेकिन डरकर छिप जाता है और अपने साथियों को मुसीबत में छोड़ देता है। अपने दोस्त की चिंता में यांजू उसे ढूंढने जाती है और देखती है कि वह इतने समय से छिपा हुआ है। गोला बारूद उठाने के बाद यांजू अपने साथियों को ढूंढने के लिए दौड़ती है, लेकिन देखती है कि गार्ड्स का एक समूह डॉर्मेट्री में घुसपैठ कर रहा है।
श्रीमती जंग उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मना लेती है, क्योंकि यदि उसने गार्ड्स का सामना किया तो वह निश्चित रूप से खत्म हो जाती। इसी दौरान यंग इल गी हुन को घेरने वाले गार्ड्स को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन गार्ड्स को गोली मारने के बजाय वह अपने ही साथियों पर हमला करता है। गी हुन को धोखा देने के लिए यंग इल अपनी जान देने का नाटक करता है, फिर लीडर की वर्दी पहनकर एक काला मास्क लगा लेता है ताकि उसे पहचाना न जा सके। जब गी हुन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह देखता है कि उसका दोस्त युंग बी लीडर के खिलाफ जाने की सजा के रूप में मार दिया गया है, और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।